हे गाइस, आज हम आपको आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, हिंदी में से आवर्त सारणी भी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल इसको पढ़ाएंगे। ठीक, ये आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड में फिफ्थ चैप्टर है। लेकिन पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आप उसे नहीं जानेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल नहीं समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो वह बातें क्या क्या हैं? वे बातें क्या हैं? पहले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक configuration, electronic configuration. Third one, valence shell, valence electron. फर्स्ट आपको जानना होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, एंड नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड थर्ड वन वैलेंस शेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Furtherly, we have to learn about वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम हो गया, और क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा एलिमेंट्स टाइप. में क्या क्या पढ़ना है आपके बेसिक लेवल पे, ये भी मैं बता दे रहा हूं. उसके बाद मैं चैप्टर शुरू करूंगा. आपको पढ़ना होगा पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज पीरियोडिसिटी. सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसमें कई लोग थे. फर्स्ट, he is a German scientist. It is pronounced at Dobereiner in German and Dobereiner in English. डोबर, इसको प्रोनाउंसिएशन में लिख दे रहा हूं यहाँ, डोबर आइनर इन जर्मन, डोबे राइनर इन इंग्लिश. इंग्लिश में इसे डोबे राइनर प्रोनाउंस करेंगे और जर्मन में डोबे आइनर प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावेज. थर्ड, जो हमें पढ़ना है इस बुक में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. फोर्थ वन, modern periodic table, and fifth one, long form of periodic table. long form of periodic table. ये 5 periodic table के बारे में हमें जानना है. इन लोगों ने कौन सा लॉ दिया था अबाउट टू periodic table. अब क्या करना होगा हमें? अब हम देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है या क्या पढ़ाना है. ठीक है, इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियोडिक टेबल के, पीरियड के और ग्रुप के, वो सब आगे पढ़ेंगे. पहले हम आते हैं इसके बेसिक बातों को जानने के लिए, क्योंकि जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे आपको एलिमेंट नहीं पता होगा, मेटल्स नहीं पता होगा, तो उन सब चीज़ों को पहले जान लेते हैं. और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. अगर हम वैलेंस सेल की बात कर दिए तो आपको वैलेंस सेल नहीं पता होगा,
तो हम बीच बीच में शुरू करने से पहले आपको हम पहले ही बता देते हैं। तो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या होते हैं? एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। सेकेंड वन इज अनस्टेबल। होते हैं इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अनस्टेबल में ऑल टाइप ऑफ मेसॉन्स, सभी मेसॉन होते हैं। ओके, ये भी फ्री स्टेट में 17 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता। इन न्यूक्लियस इट इज स्टेबल फॉर एन एटम, बट आउटसाइड न्यूक्लियस ओनली 7 मिनट इट कैन बी सर्वाइव। ना, अब हम आगे देखते हैं। हमें यह समझ में आ गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन होता है सेल में, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। अब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ये क्लास 9th का हम वीडियो डालेंगे तो वहाँ आप देख लीजिएगा, लेकिन हम ये बता दे रहे हैं कि सेल किसे कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो सर्कुलर पाथ है, the circular path surrounding the nucleus is called cell. The circular path surrounding the nucleus is called cell. क्या होगा? The circular path surrounding the nucleus of an atom is called cell. ये हो गया हमारा सेल। सेल में क्या होते हैं? अभी क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे ऐसे सेल होते हैं। तो सेल KLMN। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं, मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो ये KLMN क्यों? तो जैसे आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम कुछ है, जो भी मेरा नाम हो, बताता हूँ कि सेल को नाम दिया गया है KLMN। तो बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं कि इनका नाम KLMN क्यों? तो आपका नाम कुछ आपके मम्मी पापा ने दिया होगा, आपका नाम फिक्स्ड है, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, लल्लू लाल, सुख सागर, कुछ भी हो सकता है। वैसे इनका नाम KLMN दिया गया है, ठीक है, जो साइंटिस्ट ने दिया होगा। तो ये एक फिक्स्ड नाम है, इस पे आपको चर्चा नहीं करनी है कि ये KLMN क्यों। बस ये है कि फर्स्ट सेल को K, सेकेंड सेल को L, थर्ड सेल को M एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड N या नोन एज N। ओके, होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। और जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। और ओवरऑल एटम क्या होता है? ओवरऑल एटम जो है न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होता है पूरे एक एटम में, उतना ही उसका पॉजिटिव चार्ज भी होता है। KLM उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7, टोटल 7 पीरियड है। उस 7 पीरियड में मतलब 7 नंबर ऑफ सेल तक जा सकता है। तो KLMNOPQ, ये Q तक। लेकिन हम
कितना पढ़ेंगे, 4 ही पढ़ेंगे KLMN, क्योंकि इसको समझना आसान होता है। आगे OPQ तक अभी फाइंड हुआ है, इसके आगे जितना एलिमेंट डिस्कवर होते जाएगा उतना ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे, वो नंबर ऑफ सेल एक्सपेंड करता जाएगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने नंबर ऑफ सेल बताया KLMN, लेकिन हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जब पीरियोडिक टेबल में पूरा पढ़ाना शुरू करूंगा, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, वो 7 पीरियड ये डिनोट कर रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ सेल कितने हैं। तो इसलिए KLMNOPQ कुल कितने सेल हो जाएंगे, 7 सेल हो जाएंगे। KLMNOPQ 7 सेल हो जाएंगे, वही एक्सपेंड हो रहा है। अब ये 7 सेल एक्सपेंड हो रहे हैं, हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये कौन बताएगा। तो इसके लिए एक नया वर्ड की टर्म होता है और आपको मिलेगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। अब आइए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन आप सरल भाषा में समझ लो इसको, बहुत आसान सी भाषा है कि जो सेल है, सेल में कौन सा सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये अरेंजमेंट को ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the cell of an atom is called electronic configuration। समझ में आया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन को ये डेफिनेशन बुक में नहीं मिलेगा, आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स फुल ऑब्टेन होगा, लेकिन ये सोचो कि बुक में मिला है तो वो एकदम फिक्स नहीं मिलेगा। लेकिन आप समझो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इस सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन अरेंज किया जाता है वही अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। तो इसी चीज़ से मैंने डेफिनेशन बनाया ना। डेफिनेशन बनाने में आपको शब्द की जरूरत होती है, आपके पास वर्ड्स हैं, आप डेफिनेशन आराम से बना लोगे अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको लर्न ही करना पड़ता है, लेकिन पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स या पूरा मैथ लर्न नहीं करना पड़ता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो आप अच्छे से जान लोगे। मूवी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख के, मूवी का थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ के आप जान जाते हो कि पूरी मूवी कैसी होगी, वैसे ही ये भी है। आप कॉन्सेप्ट निकालो, उसका डेफिनेशन बनाओ और उसको सोचो क्या क्या होगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या हो सकता है, दो मेथड से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करते हैं। वो टाइप नहीं होगा, मेथड होगा। टाइप, मेथड, स्टेट, थियरी, थ्योरम, ये सब हर वर्ड का कुछ अलग अलग मतलब होता है, कभी कभी मिस हो जाता है। और बाइलिंगुअल कर रहा हूँ तो इसलिए मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते हैं, बट आप इसका केयर मत करिए। आप बस ये केयर करिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब तो किए होंगे तभी तो, और शेयर जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कि ये क्या क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं या क्या डेफिनेशन बनाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं और कोशिश करूँगा। अब ये 2 मेथड्स कौन कौन से हैं, ये 2 मेथड बहुत फेमस मेथड्स हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट इज बोर-बरीज लॉ एंड द अदर वन क्या है, ऑफ बाउज लॉ। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन इसका 2 मेथड है। पहला मेथड मैंने क्या बताया आपको, बोर-बरीज लॉ, और दूसरा ऑफ बाउज लॉ। ठीक, बोर-बरीज लॉ 2 साइंटिस्टों ने बनाया था। वो कौन कौन थे, साइंटिस्टों ने बनाया था, वो कौन कौन थे, एक थे नील्स बोर, दूसरे थे जॉन वैगनल बरी। एक थे नील्स बोर, दूसरे थे जॉन वैगनल बरी। ये जॉन वैगनल बरी का पूरा नाम कोई नहीं बताता, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, एक थे नील्स बोर, दूसरे थे जॉन वैगनल बरी, और इन्होंने बताया क्या था। अब इसकी चर्चा हो जाए, आप अगर नोट करना चाहो तो कर लो। एक थे नील्स बोर, दूसरे थे जॉन वैगनल बरी, और मैं इसे क्या कर रहा हूँ,
साफ कर रहा हूँ और बताऊंगा। बोर-वेइस लॉ में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a cell with the formula 2n square. The maximum number of electrons present in a cell, the maximum number of electrons present in a cell with the formula 2n square, where n is equal to number of cells 1 2 3 4 so on, क्योंकि इसका जो नंबर है वो फिक्स नहीं है कि कितना आगे तक जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता जाएगा। ओके, चलिए, तो बोर-वेइस लॉ में क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल विद द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ठीक, चलिए मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ या रफ कर रहा हूँ, जो भी आपको समझ में है। इतनी इंग्लिश तेज तो है नहीं। चलिए, अंग्रेजी बोलना कठिन है ना, मुझे भी लगता है, बोल भी नहीं पाता मैं। ये जो BOHR बोर्ड लिखा है ये तो पढ़ लो, फिर आई एम टीचिंग बोर-वेइस लॉ, ये भी सरल है, लेकिन इससे ज़्यादा जाओ तो कठिन लगता है। EJMR तो ठीक है। चलिए, बोर-वेइस लॉ हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, और हमने क्या बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, आपकी मर्जी, जहाँ तक जाओ, बहते रहो, बहते रहो, मुझे बहने दो, मुझे बहने दो, गाना गाते रहो 2n स्क्वायर से। और n इज इक्वल टू, अब अभी आपने पढ़ा था k सेल, l सेल, m सेल, n सेल पढ़ा तो था, तो समझ में तो आया ही होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में आया होगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, किस लिए? फॉर k सेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे k सेल में? इस फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 इंटू 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर, जिन बच्चों को स्क्वायर नहीं आता, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये बेस है, ये स्क्वायर है। अगर इस पावर में है तो इतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 1 जा 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक डिब्बा है आपके पास 5 किलो का, आप उसमें 10 किलो तो कुछ रख नहीं सकते कि 10 किलो चीनी ठूस दिए। तो इसका भी ये सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अभी तक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने लगूंगा तो दिखाऊंगा, 2 से 3 होगा, मतलब 2 से 3 होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो मतलब 2 1 जा 2, 1 जा 2, तो n for k cell there is only 2 electrons. Now n is equal to 2, n is equal to 2 कब होता है? for l cell। ये 1 2 क्यों हो रहा है? k सेल फर्स्ट नंबर पे, l सेल सेकेंड नंबर पे, m सेल थर्ड नंबर पे, n सेल फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर आप समझ ही रहे हो, 2 स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2। कई बच्चे करते करते 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो तब यहाँ तो 4 आ जाता है, 3 स्क्वायर है तो 3 2 जा 6 कर देते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं करना है। और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो ठीक ही है, क्योंकि 5% ही होते हैं, और ये रिपोर्ट भी बताता है। मुझे 95 को पढ़ाना है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 2 जा 6 नहीं होगा, 3 इंटू 3 होगा, 3 3 जा 9 होगा, खुद के संख्या से। व्हेन a digit multiplied by itself, then it is called their square। अब हम 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो n इज इक्वल टू l सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इससे ज़्यादा ये जा ही नहीं सकता, आप कितना भी भरो। अब हम इसको साफ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि m और n का भी बताना है, और मेरे पास छोटा सा वाइट बोर्ड है। बड़ा वाला होता तो मैं लिख नहीं पाता, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में तो मुझे कई महीने लग जाते।
तो मैं 1 घंटे का वीडियो कैसे बना पाता। नाउ n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3 क्यों होगा? फॉर के एल एम। ABCD तो आती है, मुझे नहीं आती, इसलिए मैंने बार बार प्रोनाउंस किया था यहाँ KLMN। तो m के लिए इलेक्ट्रॉन 2n², 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 इलेक्ट्रॉन। तो m सेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 18। ना n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4। फिर अगला KLMN, बड़ी ABCD है। n सेल LKG में ठीक था, A to Z पढ़ लेते थे, खत्म हो जाता था। अब यहाँ ABCD पढ़ने के बाद अब उसमें क्या होगा, क्यों होगा, ये भी पता करना होता है। यहाँ फिर 2n² पुट किया। अब n की वैल्यू क्या दी है? 2 इंटू 4²। 2 गुड़े 4 गुड़े 4, थोड़ा मजाक, 2 के 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 चौका, तो 2 चौका 8, 8 चौक 32, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सरल है। अब ज़्यादा पैनिक ना हुआ करें। अब छोटे बच्चे हैं तो इसलिए पैनिक हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि भूत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसको पूरी तरह से साफ कर दे रहे हैं। और हम जाने क्या क्या, हम यह जाने कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब 2 इंटू 5², 5 5 जा 25, 50 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 6 जा 6 6 जा 72 इलेक्ट्रॉन, 6 6 जा 36, 2 जा 72, 6 6 36 दूना 72। मजाक था, पहाड़ा याद है? 36 के 36, 36 दूना 72, 36 या 73, 73 नहीं 108 होगा। और ये 7 7 जा 49, 2 जा 98 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने ये सब क्यों बताया? क्योंकि अभी जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो 7th पीरियड 7 पीरियड का यूज होगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी यहाँ। ठीक है, चलिए बोरबरीज लॉ में हमने जान लिया कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। अब उस नियम के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग चलिए हम जान लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, किसका, एलिमेंट्स का। चलिए हम फिर बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। H1 He2 Li3, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के करेंगे हम। B5 O8 Cl17 आर्गन 18। बीच में हमें कुछ ले लेना चाहिए था क्या? अच्छा, सोडियम ले लेते हैं, क्योंकि वहां से नेक्स्ट शुरू हो जाएगा Na10। पहले इतना बता लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अब अभी आप अगर लर्नर, आप सीख रहे हो, तो आप ऐसे कर लो KLMN, इतना ही, उसके आगे वाला भी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, KLMN कर लिया। अब देखते हैं हम KLMN क्यों कर रहे हैं। KLMN कर लिया। अब उसमें K में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। हाइड्रोजन के पास, अब ये देखो जो ये नीचे लिखा है ये क्या है? अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा है Li3, तो जो ये नीचे 3 लिखा है वो क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप जानते ही होंगे। यू आर अमेजिंग गाइज, स्मार्ट गाइज। ओके, चलिए इसको मैं साफ कर लेता हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग, मतलब ये सब क्या हो जाएंगे? 1 2 3 5 8 10, ये सब हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। K में मैक्सिमम 2, इसके पास 1 है, तो केवल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1। He के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो K और L तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ कैपेसिटी क्या है K सेल की? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 2 हो गया। Li3, K की मैक्सिमम 2 है। अब इससे ज़्यादा आप ठूसोगे भी तो भी नहीं भरा जाएगा, तो क्या होगा? इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। 1 जो बचा रह गया वो L सेल में एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 and 1 कॉमा यूज कर सकते हो आप आवश्यकतानुसार। जैसे नमक स्वादानुसार, वैसे ये भी आवश्यकतानुसार, लेकिन कॉमा यूज ही करना होगा, स्वादानुसार कुछ नहीं होता ये। ठीक है, यहाँ 2 हुआ,
5 है, 5 में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में दे दिए तो बचा कितना 3। अब 3 का हम कहाँ रखेंगे, एल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8, तो यहाँ 3 तो रख ही सकते हैं। जब 8 किलो का डिब्बा है जिसकी कैपेसिटी 8 kg है तो वहाँ 3 kg 5 kg 7 kg तक 8 kg तक रख सकते हैं, लेकिन 9 kg नहीं। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 2,6, इसका 2,8। यहाँ के बाद अभी भी आप आगे भी 18 तक कुछ नहीं होगा, सेम प्रोसीजर से आसानी से करते चले जाओगे। 18 के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट समझते हो, लाइफ में हर जगह ट्विस्ट होती है, तो वही ट्विस्ट यहाँ भी शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री इसमें देखो बहुत बार ट्विस्टिंग हो रहा है। अगर अब केमिस्ट्री बोलोगे तो टंग ट्विस्ट होगा, वैसे ही ना इसके कॉन्सेप्ट भी ट्विस्टिंग ही है। ठीक, अगर हम Na11 फास्फोरस 15 और क्या ले लें, क्लोरीन 17 आर्गन 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा आप जानते हो 281, के सेल मैक्सिमम 2, एल सेल मैक्सिमम 8 और बच गया 1 तो एम को दे दिया। यही हो गया 285, के की मैक्सिमम 8, के की मैक्सिमम 2, एल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8, उसके बाद बचा कितना 5 और एम की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, 5 तो दे ही सकते हैं। उसके बाद क्या होगा 2, 8, 7 और यहाँ क्या 2, 8, 8, यहाँ तक हो गया बड़े आसानी से। आर्गन तक आपने बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया। अब केमिस्ट्री का जो ट्विस्टिंग पॉइंट है ये यहाँ से शुरू होगा जब आप 19 पोटेशियम का करेंगे। ठीक है, तो हम आपको ले चलते हैं फिर व्हाइट बोर्ड पे और बताते हैं 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, स्कैंडियम, इन सब का कैसे करेंगे। चलिए, 19 कैल्शियम, 20 मैग्नीज 25, फेरस 26, 30 जिंक। ओके, यही फिर कर लो KLMN, ये सब हम लिख लेते हैं। पोटेशियम 19, तो पहले ये यहाँ तक हुआ 2, 8, अब बचा कितना 9। आपने सोचा मैंने तो 9 लिख दिया, 9 नहीं लिखना है। जब थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो पहले फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तक क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो यहाँ 9 में से 8 निकालना है तो कितना बचेगा 1, तो 2, 8, 8, 1। और ये होता क्यों है, ये स्टेबिलिटी के लिए होता है। जब आप 11th का पढ़ेंगे N+L रूल, तो वहाँ आपको मैं ब्रीफली समझाऊंगा, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, वहाँ फिर पढ़ाऊंगा, तो आप समझ लेना। अभी यही बार समझो कि N+ रूल के लिए स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है 8 के बाद, फिर ये फिर फिलअप होता है। अब नेक्स्ट 2, 8, 8, 2, क्योंकि यहाँ 10 हुआ तो 10 में से 8 गए, बचा 2 ही यूज हुआ। अब यहाँ देखो 2, 8 बचा 15, तो पहले फोर्थ सेल में 2 करेंगे, फिर बचा हुआ कहाँ रखेंगे, थर्ड सेल में 13, तो वो हो गया 25। इसका 2, 8, 14, 2, इसका क्या हो जाएगा 2, 8, 18, 2। ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 एलिमेंट्स का। ओके, तो हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद जरूर हो जाता है, एक्सेप्शन। तो यहाँ 30 एलिमेंट्स तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पढ़ा, यहाँ भी कुछ ना कुछ अपवाद है, तो उस अपवाद को हम जान लेते हैं, एक्सेप्शंस को जान लेते हैं। क्या है वो एक्सेप्शंस? कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन है बोर-बरी लॉ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, क्योंकि इसमें एक रूल और अप्लाई हो जाता है, हुन्स रूल। फिर एक्सेप्शन आ गया हुन्स रूल, इसको आप ध्यान रखना। जिसको ज़्यादा समझना होगा, मोर देन ब्रिलियंट होगा, वो मैं 11th एंड 12th का भी वीडियोस डालूंगा, या आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत यूट्यूबर हैं, लेकिन मैं वीडियोस डालूंगा उसको ज़्यादा बेहतर समझाने की कोशिश के लिए। हुन्स रूल अप्लाई हो जाता है, इसलिए इसके लास्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और थर्ड सेल जो है वो पूरा भर जाता है, फुल्ली फिल्ड हो जाता है। ये कैसे होता है 2, 8 और यहाँ केवल 1 और यहाँ क्या होगा 13 इलेक्ट्रॉन
और ये होगा 2, 8, 18 एंड 1। हुंड्स रूल और क्या, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का 2, कॉपर के लिए हाफ फील्ड और क्रोमियम के लिए फुल फील्ड। डी ऑर्बिटल कॉपर के लिए हाफ फील्ड होगा, क्रोमियम के लिए फुल फील्ड, कॉपर के लिए फुल फील्ड होगा, क्रोमियम के लिए हाफ फील्ड होगा। टंग ट्विस्ट हो गया इसलिए मैंने भी गलती बोल दिया। आपको ध्यान रखना होगा, कॉपर के लिए ह्यून्स रूल में डी ऑर्बिटल फुल फील्ड होगा, क्रोमियम के लिए हुंस रूल में डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होगा। इसीलिए 2, 8, 18, 1 होता है, यहाँ 2 नहीं होता, और ये 2, 8, 13, 1 होता है। अभी मैं अबाव रूल पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा वहाँ इस पे क्या करूँगा, प्रकाश डाल दूंगा। हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक, अभी हम पीरियोडिक टेबल का केवल एक सेक्शन पढ़ा है, वो भी अभी पीरियोडिक टेबल के टॉपिक तक हम नहीं पहुंचे हैं। पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए जो टॉपिक जरूरी है उनको पढ़ा रहे हैं। इसको हम 7 वीडियोज में पढ़ाएंगे, 7 अलग अलग पार्ट में। तो आप हमसे जुड़े रहिए, और आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो जो नहीं समझ में आया आप हमसे पूछें। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेरीज को बताने की, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने सहपाठियों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मैं और पढ़ाने की और नए नए बातें लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।